चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग कल। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव 5 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व क्रिकेटर मैदान में। पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, सीएम नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। भीड़ को देखते हुए पीएम ने बढ़ाया सफर। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो, बीजेपी पर बोला हमला, कहा आपको वोट देंगे तो नहीं जाना पड़ेगा जेल। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने कई नुक्कड़ सभाओं को किया संबोधित। जनता से मतदान करने की अपील की, बीजेपी पर साधा निशाना। बद्रीनाथ धाम के कपाट 179 दिन बाद खुले। 6 महीने से जल रही अखंड ज्योति के हुए दर्शन। 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। और बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 11 की मौत। एमपी छत्तीसगढ़ में बारिश ओले का अलर्ट। राजस्थान समेत 5 राज्यों में तापमान 40 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। 2024 लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए सोमवार को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 42, वाईएसआर कांग्रेस ने 22, बीआरएस ने 9 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती थी। अन्य को 17 सीटें मिली थी। इस फेज में देश के 2 सबसे अमीर प्रत्याशी भी मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से टीडीपी प्रत्याशी के पास 5,705 करोड़ रुपए और तेलंगाना की चेवेल सीट से भाजपा प्रत्याशी के पास 4,568 करोड़ रुपए की संपत्ति है। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के चौथे फेज में कुल 1,717 कैंडिडेट मैदान में हैं, जिनमें 1,540 पुरुष और 170 महिला उम्मीदवार हैं। 543 लोकसभा सीटों में तीसरे फेज तक 284 सीटों पर मतदान हो गया है। 13 मई तक कुल 380 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी 3 चरणों में 163 सीटों पर मतदान होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आरोप सामने आया है। आपको बता दें, सीएम कार्यालय से कन्नौज भेजे गए 3 डीएम और एसपी। तो सपा सुप्रीमो ने यह आरोप लगाए सरकार के इशारे पर धांधली की योजना बनाई जा रही है। अखिलेश ने यह आरोप लगाए कोई भी रास्ता अपनाएं, वोट डालकर आए। तो अखिलेश ने अपील की है, कन्नौज वासियों से अपील की है, वोट डालने से कोई रोके तो धरने पर बैठ जाएं। अखिलेश ने यह बात कही है, सरकार के इशारे पर मतदान को प्रभावित करने का आरोप उन्होंने लगाया है। कोई भी रास्ता अपनाएं लेकिन वोट डालकर आए, अखिलेश ने यह बात कही है। कन्नौज लोकसभा प्रत्याशी से उम्मीदवार हैं अखिलेश यादव और कन्नौज में मतदान से संबंधित गड़बड़ियों को लेकर उन्होंने आरोप लगाया। सीएम कार्यालय से कन्नौज भेजे गए हैं 3 डीएम और एसपी। ये आरोप सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लगाए। कहूंगा, मुझे जानकारी मिली है कि 3 डीएम 3 एसपीओ को लखनऊ से मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश गए हैं कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक न पहुंच पाए, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं और साथ में चुनाव आयोग को भी अपील करता हूं कि चुनाव आयोग ये देखे कि सब वोट डालने जाएं और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि कोई भी रास्ता अपनाएं और वोट डाल के आए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आज अमित शाह रायबरेली के दौरे पर थे। जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने राहुल गांधी और प्रियंका पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद 5 साल नहीं दिखेंगे ये गांधी परिवार के लोग, इसलिए जो आपके बीच का है, जो आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे, उसको चुने। और दिनेश प्रताप सिंह ही वो इंसान है जो हर वक्त रायबरेली की जनता के लिए सोचते हैं। भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं मेरे परिवार से वोट मांगने आई हूं। बात तो उनकी सही है। रायबरेली वालों ने सालों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है, सही बात है। मगर मैं आज 5 सवाल उनको पूछने आया। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार
रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो। भाइयों बहनों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं? जरा मुझे बताओ, आए हैं क्या? भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि रायबरेली के अंदर ढेर सारी दुर्घटनाएं हुई, 3 दर्जन से ज्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हुई। अगली खबर रायबरेली से है, जहां प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि सच्चा नेता अपने काम पर वोट मांगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भैंस मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। देश में 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है, किसी के मंगलसूत्र पर आंच तक नहीं आई है। मैं चुनौती देती हूं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इनके मंत्रियों को कि जनता को बताएं कि 10 साल में आम जनता, गरीब किसान के लिए क्या किया है। सच बोलो, सच्चे दिल से सेवा करो, यही सिखाता है धर्म। यही हमारी कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है। तो अगर एक सच्चा नेता है तो अपना धर्म निभाएगा, सेवा करेगा, देश जनता के लिए समर्पित रहेगा, और जब आपके सामने आएगा तो अपने काम के आधार पर वोट मांगेगा। तो जब काम किया ही नहीं तभी तो ये बातें उठती हैं। अब आजकल मोदी जी के भाषण सुनिए, वो कह रहे सावधान रहो, कांग्रेस पार्टी के नेता तुम्हारे घर के अंदर आ जाएंगे, तुम्हारी भैंस चुरा लेंगे। बताइए। और दूसरी तरफ सावधान रहो बहने, तुम्हारे गहने ले जाएंगे, एक्सरा की मशीन लाएंगे और घरों के अंदर घुस के तुम्हारे मंगलसूत्र, तुम्हारे गहने चुरा लेंगे। बताइए, ऐसी मशीन होती भी है कि मंगलसूत्र निकाल के दिखाती है? ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इनके पास कुछ बचा ही नहीं रहा कहने का। जनता हंस रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर भी रायबरेली से है, जहां पर सपा विधायक मनोज पांडे ने अमित शाह से मुलाकात के बाद बयान दिया। जो राष्ट्र हित की बात करेगा हम उसके साथ हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने हमेशा राष्ट्र की बात की है। वही जब बीजेपी ज्वाइन करने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम उसके साथ हैं जो देश के साथ है। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह व सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ उन्होंने की। आपको बता दें कि मनोज पांडे लगातार भाजपा के संपर्क में हैं और आज उनके घर अमित शाह भी पहुंचे थे। नए भारत के माननीय गृह मंत्री हैं और एक ऐसे भारत के माननीय गृह मंत्री हैं जिन्होंने इस देश का सर सम्मान से ऊंचा करने का काम किया। और अगर आप देखें, आज़ादी से लेकर आज तक और 1950 से लेकर के आज जब हम 2024 में हैं, भारत एक नए भारत को बनाने का काम किसने किया? अगर हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन कार्यों की बात न करें, जब दुनिया में कोविड जैसी महामारी आई और विश्व के तमाम बड़े देशों ने घुटने टेक दिया, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, वो देश की जनता के साथ खड़े रहे। हमें इस चीज़ का फक्र है और गर्व है कि भारत ने न केवल भारत के लोगों के लिए वैक्सीन बनाई, दुनिया के लोगों को भी वैक्सीन देने का काम किया। और हमको लगता है कि विश्व का पहला देश होगा भारत, जिसने अपनी आबादी के 70% से ज़्यादा लोगों को कोविड के समय से लेकर आज तक 2 जून के राशन देने की व्यवस्था किया। भारत कृषि प्रधान देश है। कौन सी ऐसी सरकार आई, अगर आपको याद हो तो आप बताइए, जिसने 2000 रुपये तिमाही किसान सम्मान निधि देकर के भारत के किसानों को मजबूत करने का काम किया और बढ़ाने का काम किया। हमने कई मौकों पर यह कहा, भारत हमारा आज से 15 साल पहले 2 मोर्चों पर जूझ रहा था। एक हमारी जो बाहर की सीमाएं हैं देश की, और एक जो देश की आंतरिक समस्याएं हमारी है। एक आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा था, झारखंड में क्या हो रहा था, पंजाब में क्या हो रहा था, कश्मीर में क्या हो रहा था, मिजोरम में क्या हो रहा था। अगर आज भारत एक रूपता में खड़ा हुआ है, साहस के साथ भारत आंख से आंख मिला करके पड़ोसी मुल्कों को, विरोधी मुल्कों को जवाब दे सकता है, और आज कम से कम दुनिया के सामने भारत इस स्थिति में खड़ा हुआ है कि आज तमाम ऐसे देश हैं जो पहले भारत को आंख दिखाते थे,
आज वो भारत से दुब के बैठे रहते हैं और तरामाम कह रहे हैं। भारत के 135 करोड़ लोगों के लिए इससे ज्यादा सम्मान और सम्मान का कोई सवाल नहीं होता। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां जल संकट को लेकर लोगों ने खाली बर्तन सड़क पर रखकर नाराजगी जाहिर की है। विरोध कर रहे लोगों ने पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। मामला वार्ड नंबर 98 इटावा बाजार का है, जहां वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि क्षेत्रीय पार्षद दीपक शर्मा व विधायक अमिताभ वाजपेयी भी कोई सुध नहीं लेते हैं। केवल चुनावी दौरे में हैं सभी नेता, केवल वोट मांगने आते हैं, लेकिन समस्या का समाधान करने कोई नहीं आता है। प्रदर्शन कर रहे लोगों से हमारे संवाददाता शहनवाज खान ने खास बातचीत की है, आइए सुनाते हैं आपको। ये 25 साल से समस्या है, बहुत पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं, परंतु उसमें पानी आता रहा है। इधर विगत 4-5 साल से पानी की समस्या बहुत विकराल हो गई है। जब से फुलबाग का स्टेशन बना तब से पुरानी लाइनों को बड़ी बड़ी मोटी लाइनें सड़क सड़क में बिछा दी। गलियों में हमारे पास में कोई भी लाइन नहीं डाली गई है, और जो बहुत जद्दोजहद के बाद डाली गई वो 4-4 इंच की लाइनें डाली गई, जिनमें पानी आता ही नहीं है। और पुरानी लाइनें जो पड़ी हैं वो बस्ट हो चुकी हैं, जिनमें सीवर का पानी जाता है और वो गंदा पानी आता है। पानी समस्या कम से कम 2-3-4 साल से तो हो ही रही है भैया। हम इतने हार्ट के मरीज हैं, पानी लेने बच्चन की छुट्टी कराते हैं स्कूल की, पूछ लो जाए स्कूल में। कल भी छुट्टी कराई हमने बच्चों की कि पानी नहीं मिल रहा है। वोट किसको दें बताओ? एक टाइम भी नहीं दे, एक टाइम भी नहीं। 8 दिन होंगे, धीरे धीरे पानी नहीं है। आप लोग कहाँ से पानी भर रही, कहाँ से लेकर आ रही? वो जो आगे किरण टेलर के पास से लाते हैं पानी। भैया 4-5 साल से पानी की समस्या है। एक टाइम देते चलो कोई बात नहीं, अब 15-15 दिन हफ्ते भर पानी ना आए, हम लोग की कंडीशन ऐसी हो जाती। बताइए, चल पाते नहीं पैरों से, कैसे पानी उठाएं? कब तक आदमी लड़के थोड़ी घर में 24 घंटा बैठे रहते हैं? और पानी के बिना कोई काम नहीं, पानी पीने लेके तरसना हो जाता है। आप बताइए क्या ऐसे काम चले हैं? अरे 2-3 टाइम देते तो 2 टाइम सुबह शाम तो दोनों टाइम पानी दीजिए ना। जल निगम में कोई शिकायत करी आपने वहाँ पे? करी है, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं थी। सुन के एक बार तो टैंकर भेज दिया था, बड़ी मुश्किलों में। इसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं। साल से आ रही है, 3.5 साल हो रहे होंगे। पानी आता कितनी देर है? 10 मिनट के लिए। जो हफ्ते में 2 दिन पानी आता है, 2 दिन पानी आता है, उसमें पानी नहीं आता है। ये समस्या जो आ रही है, तो आप लोग पानी कहाँ से गुजारा कर रहे हैं आप लोग? क्या करो, जान के भाई अड़ोसी पड़ोसी सहायता कर देते तो आ जाती। जिनके यहाँ बोरिंग है तो पानी की समस्या तो आई है। क्षेत्रीय जनता जो आपकी क्षेत्र पार्षद आपके, उनसे क्या भैया? तो जनता जितने लोगों से आपने पूछा होगा, बताई दिया होगा पार्षद ने क्या क्या काम करे हैं। इटावा बाजार में फिर से पड़ा जल संकट। 1 हफ्ते से पानी न आने के कारण सप्लाई हुई बंद। क्षेत्रीय लोगों में जन आक्रोश। अब कहने वाली बात यह है, कल 13 तारीख मतदान है। पहले समस्या फिर मतदान। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शांति। शांति, ये बताइए कब से पानी की समस्या आ रही है और कब से दिक्कत आ रही है? नहीं, अभी तो आई नहीं, 3-4 साल से यही समस्या चल रही है। जरा बच्चों की छुट्टी कराते हैं स्कूल की छुट्टी करा के तब पानी। और कहाँ कितनी दूर से पानी लाते हम हमारी उम्र है पानी लाने की, लाके आते हैं भाई। कुछ नागरिक लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया कब से पानी नहीं आ रहा है? पानी का समस्या तो बड़ी गंभीर समस्या है, और ये 4-5 साल से तो पानी आ नहीं रहा है। यहाँ लाइनें पड़ी जरूर है, लेकिन किस सड़कों में पानी आता है, गलियों में पानी नहीं आता है। पानी की समस्या है और पूरे क्षेत्र की समस्या है। इसका हल जल्दी से जल्द निकाले। पार्षद झाँकने नहीं आते हैं, जेद के अपने घर बैठ गए, और कोई आता नहीं। विधायक तक तो जो झाँकने तो आता नहीं है। पानी की समस्या पूरे क्षेत्र की समस्या है। ये तो सब है। ये बताइए क्या नाम है आपका? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, बताइए कि पानी की समस्या कब से आ रही है? भैया यहाँ पे 5-6 साल से बहुत ज्यादा दिक्कत है। पहले तो इतनी दिक्कत थी, चलो आ जाता था, अब तो बिल्कुल ही पानी आ ही नहीं रहा। 15-15 दिन पानी नहीं आ रहा। अब बताइए कैसे दिक्कतें दूर हुई? ये बताइए, पानी अगर जब संकट है यहाँ पर, तो पानी आप लोग कहाँ से भर के ला रही है आप लोग? भैया हम लोग चौराहे से पानी लाते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है भैया। रानी जी, ये बताइए कि पानी की समस्या कब से है और क्या दिक्कतें? पानी की समस्या 5 साल से है, उसके बाद बीच में 2-3 साल से तो बिल्कुल ही खत्म है। 2-4 दिन आ गया तो आ गया। जब हम लोग कंप्लेन करते हैं 1076 पे, तो वो लोग हमसे पूछते हैं 1-2 दिन पानी आया, उसके बाद बिल्कुल पानी नहीं है। मैं पहले वो कह रहे हैं पानी की समस्या को हल कराया जाए, तब जाके मतदान करेंगे। कानपुर से शहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर।
अब रुक करेंगे अगली खबर का कुशीनगर से। अगली खबर है जहां पिछड़ा सम्मेलन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। आपको बता दें बीजेपी पदाधिकारी तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। विधायक, सांसद तथा हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। विजय दुबे के पक्ष में वोट करने की उन्होंने लोगों से अपील की है। विधायक, सांसद व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें विजय दुबे के पक्ष में स्वतंत्र देव ने वोट करने की अपील की। तो कुशीनगर से अहम खबर, पिछड़ा सम्मेलन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री। अगली खबर एटा से है जहां जाति विशेष के लोगों ने दिखाई है गुंडई। परचून की दुकान पर मचाया जमकर तांडव। आपको बता दें दबंगों ने पिता पुत्र को पीटकर लहूलुहान किया है। मारपीट व तांडव का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुई है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात थाना प्रभारी ने कही है। मिरहची के गांव रसूलपुर गढ़ोली की है पूरी घटना। तो आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात थाना प्रभारी ने की है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का एटा से। अगली खबर है ऑटो चालक से अवैध वसूली को लेकर मारपीट की गई है। रंगदारी न देने पर दबंग देवेंद्र ने मारपीट की है। ऑटो चालक से मारपीट का वीडियो सामने आया है। नगर कोतवाली के ठंडी सड़क का यह पूरा मामला है। तो एटा से अहम खबर, ऑटो चालक से मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। ये दबंगई नगर कोतवाली के ठंडी सड़क का यह पूरा मामला है। ऑटो चालक से मारपीट की घटना सामने आई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ये वीडियो सामने आया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अगली खबर है। गंगा में नाव से स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। गहरे जल में नाव को दौड़ाकर स्टंट कर रहे हैं युवा। बिना लाइफ जैकेट पहने युवा कर रहे हैं स्टंट। गढ़चौकी क्षेत्र के गंगा ब्रिज घाट का यह है पूरा मामला। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। लाइफ जैकेट के बिना ये स्टंट बाजी की जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मऊ से अगली खबर है। सपा प्रत्याशी राजीव राय का विवादित बयान सामने आया है। घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं राजीव राय। ओम प्रकाश राजभर को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मनोरंजन मंत्री हैं वो। साथ ही कहा कि पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं मनोरंजन मंत्री। लुटेरा मंत्री है ओम प्रकाश राजभर। राजीव राय के द्वारा ये बात कही गई है। जिले में घटनाएं करवा रहे हैं लुटेरा मंत्री। तो ओम प्रकाश राजभर को बताया है मनोरंजन मंत्री। पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं मनोरंजन मंत्री, ये आरोप लगाया है। ये बयान सामने आया है राजीव राय का। तो लुटेरा मंत्री बताया है। आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर को जिले में लूट की घटनाएं करवा रहे हैं लुटेरे मंत्री। सपा प्रत्याशी राजीव राय का यह विवादित बयान सामने आया है। राजीव राय को खर्च नहीं किया। राजीव इस दल में कभी उस दल में कह रहे हैं कि हमने राजीव राय को सेट कर लिया है। अरे जाओ मंत्री जी, मनोरंजन मंत्री जी, 4 दिन के मंत्री जी, पैरों पर गिर कर मंत्री बनने वाले मंत्री जी, चरण वंदना करके मंत्री बनने वाले। अगली खबर लखनऊ से है जहां स्कूल के बाद अब एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। आपको बता दें धमकी के बाद एयरपोर्ट प्रशासन अलर्ट हुआ है। बम निरोधक दस्ते ने परिसर को खंगाला है। स्कैनिंग के दौरान नहीं मिली है कोई भी संदिग्ध वस्तु। CISF के मेल पर 13 एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो स्कैनिंग के दौरान हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु अभी तक नहीं मिली है। CISF के मेल पर ये 13 एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो लखनऊ से अहम खबर, स्कूल के बाद अब एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी के बाद एयरपोर्ट पर प्रशासन अलर्ट नजर आया है। बम निरोधक दस्ते ने परिसर को खंगाला है। स्कूल के बाद अब एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ये लखनऊ से सामने आई है। धमकी के बाद एयरपोर्ट प्रशासन अलर्ट हुआ है। बम निरोधक दस्ते ने परिसर को खंगाला है। स्कैनिंग के दौरान हालांकि कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। CISF के मेल पर यह 13 एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन तिवारी जुड़ गए हैं। पवन, स्कूल के बाद अब एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। सीआईएसएफ के को एक मेल के माध्यम से ये धमकी मिली थी, क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? लखनऊ एयरपोर्ट सहित 13 एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी सीआईएसएफ की मेल पे आई थी, जिसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और साथ ही साथ बम स्क्वाड की जो टीम है, बम निरोधक दस्ता, वो पूरी लखनऊ एयरपोर्ट पर छानबीन करने में जुट गई। जो वहां पर जहाज खड़े थे उनकी भी जांच पड़ताल की गई। फिलहाल यात्रियों को इस बारे में जानकारी नहीं दी क्योंकि बड़ा पैनिक माहौल हो सकता था, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने जांच अपने हिसाब से जांच की। लगभग 3 से 4 घंटे जांच करने के बाद जब कोई संदिग्ध वस्तु वहां पर नहीं मिली तो लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें, इसी दौरान वहां पर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी था, तो अमित शाह भी 6 बजे वीआईपी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, लेकिन जब 6 बजे के बाद उनकी प्लेन उड़ गई तो सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। तो फिलहाल एयरपोर्ट पर ऐसा कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से स्कूल में बम उड़ाने की धमकी मिलने के बाद लखनऊ एयरपोर्ट को बम उड़ाने की धमकी मिली है, कहीं न कहीं जांच का विषय है। जी हाँ, निश्चित रूप से पवन, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये जांच का विषय है कि आखिर ये बड़ी धमकी कहां से और किसने दी है। तो स्कूल के बाद अब एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। सीआईएसएफ के मेल पर 13 एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। स्कूल के बाद अब एयरपोर्ट को यह धमकी मिली है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आगामी 14 मई को गंगा आपको बता दें, सप्तमी पर्व को लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम में अभूतपूर्व तैयारियां की जा रही हैं। बीते 5 मई को संपन्न श्री नंदीश्वर उत्सव के पश्चात गंगा सप्तमी पर भव्य आयोजन किया जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा किया जा रहा है। दूसरा भव्य सनातन नवाचार है ये। ब्रह्म कमंडल से देवी गंगा की सरिता स्वरूप में उत्पत्ति के पर्व गंगा सप्तमी की तैयारियों में सुसज्जित भव्य दिव्य काशी विश्वनाथ धाम की एक झलक प्रस्तुत है। तो भव्य और दिव्य काशी की ये तस्वीरें 14 मई को मनाया जाएगा। मां गंगा का सप्तमी पर्व, रोशनी में नहाया काशी विश्वनाथ धाम। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में बदमाशों ने विक्रम मावी नामक युवक को गोली मार दी। गाजियाबाद से ये खबर सामने आई है। आपको बता दें, आपसी रंजिश के चलते गोली मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। विक्रम ने कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद के ऑफिस में जाकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी थी। विक्रम का आरोप था कि पुलिस विक्रम पर फर्जी मुकदमे लिख रही है। वहीं विक्रम को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक विक्रम के शव को लेकर परिजन पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां रास्ते में करंट पुलिस चौकी पर पुलिस कर्मियों द्वारा 100 वाहन रोके जाने पर नाराज परिजन पैदल ही शव को लेकर कमिश्नर कार्यालय के लिए निकले। कोई बात नहीं, कर दो आप। बच्चा की संतुष्टि हो जाएगी। जो आपने अभी हमें आश्वासन दिया उसे एक बार न्यूज़ के सामने भी कह दो। कोई बात नहीं, कर दो आप। देखिए, कल लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण हत्या की घटना हुई थी। उसमें मुकदमा कल रात में भी पंजीकृत किया जा चुका है। 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो शेष अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध भी जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही इनका जिन पुलिसकर्मियों पर लापरवाही को लेकर के आरोप है, उनके विरुद्ध भी जो विभागीय कार्रवाई है वो बिल्कुल की जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि वो जिला बदर थे, उन पर जिला बदरी कार्रवाई थी और इन्होंने कुछ दिन पहले ही मौत की आशंका बताई थी और हमला भी हुआ था। मेरे पिताजी पे 5 तारीख को हमला। देखिए, 29 अप्रैल को उस व्यक्ति पे जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है और कल भी मैंने जो वीडियो वाइड इशू किया था उसमें बताया था कि उस व्यक्ति के ऊपर 5 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। सर, जो मृतक है उन्होंने कुछ दिनों पहले भी सीपी साहब के यहाँ आत्महत्या करने का एक सोशल मीडिया पर खबर चलाई थी। उसके बाद इन्हें किस तरह का आश्वासन दिया और आज ये घटना हुई है, क्या कहोगे इसको? देखिए, इस तरह की जो आप आत्महत्या या इस तरह की चीज़ बता रहे हैं, ये अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। बाकी कुछ एप्लीकेशन वगैरह इन्होंने दिया था, उस सब सारी चीज़ों की
अभी जांच पड़ताल की जा रही है। सर क्या कार्रवाई की जाएगी उन लोगों पर जिन पर हत्या की गई है? अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री काशी विश्वनाथ धाम में भगवान शंकराचार्य जयंती के अवसर पर पुतली बाई मंदिर में एकादश शिवलिंग विग्रह को विधि विधान पूर्वक पुनर्स्थापित किया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण काल में श्री अभिमुक्तेश्वर महादेव के सन्निकट से स्थित एकादश महादेव को आज मंदिर के सम्मानित अर्चक एवं सेवारत गण से बात कर विधि विधान पूर्वक पूजित कर प्रतिष्ठित किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री विश्वभूषण ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्थित समस्त देव विग्रह को प्रतिष्ठा पूर्वक स्थापित किया गया है। जहां कहीं व्यवस्थाएं और श्रेष्ठतर हो सकती हैं, ऐसा कोई सुझाव किसी भी स्रोत से प्राप्त होते ही समस्त हितधारकों से सम्मति प्राप्त कर व्यवस्थाओं को उच्चाकृत किया जा रहा है। अगली खबर कानपुर से है। आपको बता दें, जहां 22 मई को बुद्ध पूर्णिमा पर सर्व जातीय सामूहिक बौद्ध धम्म संस्कार वैवाहिक समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन समाज कल्याण सेवा समिति कर रही है। समिति के सचिव धनीराम पैंथर ने बताया कि वर्तमान समय में अनेकों जोड़ों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और अभी भी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन प्रारंभ में। उन्होंने बताया कि हमारा मकसद है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उन युवक और युवतियों को संस्था के माध्यम से भला हो। आज का कार्यक्रम वस्त्र वितरण समारोह है, जिसमें समाज कल्याण सेवा समिति द्वारा 60 बेटियों की शादी 22 मई को बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पे ये कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। सभी लोगों से विनती है कि हमारे इस मानव महायज्ञ में हमारी बेटियों की शादी में तन से, मन से, धन से और आकर मेरे बेटियों को, हमारी बहनों को आशीर्वाद देने की कृपा करें। शाम 5 बजे लान नंबर 3 में कार्यक्रम है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर झांसी से है, जहां प्रेमनगर थाना पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री पकड़ने के साथ 3 साथी रंजीत यादव, धर्मेंद्र यादव और राकेश झा को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 11 तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष ढंग से कराए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज थानाध्यक्ष प्रेमनगर की टीम तथा स्वाट टीम के द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें इन तीनों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे कुल 11 तमंचे जो बने अधबने हैं तथा कुछ नाल और अन्य जो तमंचा बनाने के उपकरण थे वो सारे बरामद किए गए हैं। कहाँ पर होती थी ये लोग, कौन लोग हैं, ये इनके द्वारा दतिया और मध्य प्रदेश के अन्य जनपदों में तथा जो झांसी के बॉर्डर के जनपद हैं उनमें इनके द्वारा बिक्री होती थी। जिसमें अपने जो 3 अभियुक्त हैं उसमें राम सेवक जो लोहारगिरी का काम करता था, उसी के आड़ में इसके द्वारा तमंचे भी बनाए जा रहे थे और इसके द्वारा जो धर्मेंद्र है उसको बेचा जाता था। तो देश की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही और यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड की खबरें। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर। मांगलिक स्वर लहरियों के बीच खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, पावन पल के साक्षी बने हजारों श्रद्धालु। अब 6 माह ही दर्शन देंगे भगवान बद्री विशाल। बाबा बद्री विशाल के कपाट खुलने के बाद सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। पोस्ट कर कहा, सभी भक्तजनों का 4 धाम यात्रा में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मुंबई दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, जनसभाओं में हुए शामिल। भाजपा के समर्थन में 3 चुनावी जनसभाओं में सीएम धामी ने किया संबोधन।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग, राजमार्ग व राजस्व भूमि पर हुए अतिक्रमण पर मांगी रिपोर्ट। 15 साल की अवधि में कब्जा धारकों को नई। बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। केदारनाथ का रुद्राभिषेक कर की विशेष पूजा अर्चना। चार धाम यात्रा के बीच उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी। बर्फबारी होने की मौसम विभाग ने जताई संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के जिले कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं उन्होंने आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा जिला कार्यालय बिगवाड़ा पर बैठक कर पार्टी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। उन्होंने रुद्रपुर व किच्छा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले निकाय के मंडल अध्यक्ष व प्रभारी के साथ आगामी निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं वार्ताओं की जानकारी अनुसार बंद कमरे में मंडल अध्यक्ष व मंडल प्रभारी विस्तार पूर्वक आगामी चुनाव को लेकर वार्ता की। चुनाव की रणनीति किस रूप में होगी, कैसे हम लोग हर वार्ड को जीत सकें। हमारी जो वार्ड की कमेटी है उसको सक्रिय करना है, मतदाता सूची को ठीक करना है और आगामी दिनों में जब प्रदेश से हम परीक्षक भेजेंगे उन परीक्षकों तक चुनाव लड़ने वाले इच्छुक कार्यकर्ता अपने आवेदन करें। इन सारे विषयों को लेकर मेरा अपने जो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ के मंडलों के अध्यक्ष और वहाँ के प्रभारी जिलाध्यक्ष हमारी बातचीत हुई है। तो इस पर एक मोटी चर्चा हम लोगों ने की है। जैसी नगर निगम का रिजर्वेशन फाइनल होता है तो हम आवेदन लेने प्रारंभ करेंगे। उसके बाद हम जितने भी आवेदन आएंगे उसमें कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय, कार्यकर्ताओं के बीच में सर्वे और पब्लिक सर्वे के आधार पर हम अपने कैंडिडेट घोषित करेंगे। इसकी रणनीति को मैं बताने के लिए 4 जिले अभी मैंने प्रथम चरण में लिए हैं, जिसमें नैनीताल जिला, उधम सिंह नगर जिला, अपना चंपावत जिला, पिथौरागढ़ जिला। इन चारों जिलों की प्रत्येक नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम मेरा जाना हो रहा है। शहर में लगातार विकास कार्यों के नाम पर पेड़ कटान किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शहर के जलापूर्ति को लेकर खंगला वन क्षेत्र पर जलाशय निर्माण को लेकर करीब 2000 पेड़ कटान किए जाने लगे। इस वन क्षेत्र को बचाने को लेकर तमाम सामाजिक, राजनीतिक व जन संगठन पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस हीरा सिंह बिष्ट व कांग्रेस के मीडिया समन्वयक राजीव महर्षि भी खंगला पहुंचे और वन कटान का विरोध किया। हाँ, ये बड़ा चिंताजनक सूचना मिली कि यहाँ पर लगभग 19-20 हजार पेड़ काटकर बड़ा डैम कोई पानी का बनाया जा रहा है। तो पहले तो मैं उन अधिकारियों का दिवालियापन कहूँगा कि जिन्होंने योजना बनाई और जो बाहर प्रचार हुआ कि 18-20 हजार पेड़ कटेंगे तब यहाँ प्रोजेक्ट बना जाएगा। ये मानव जीवन को संरक्षित, सुरक्षित रखने की एक जगह है। ये पर्यावरण है, ये ऑक्सीजन हमको देती है। ये जंगल है जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखती है, हमें गर्मी से बचाती है, हमें जल संकट से बचाती है। इसकी गंभीरता क्यों लेते? यही तो कहा, यदि आप किसी चीज को छेड़ते हैं, आप आश्वासन देते हैं कि हम इससे अधिक हम जो है पेड़ लगाएंगे, लेकिन मैं यही तो सवाल सरकार से पूछ रहा हूँ कि आपने कौन सा पेड़ लगाया, आप दिखाएं ना। सहजारा रोड पर आपने या राजपुर रोड पर या जहाँ भी आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़क निर्माण के लिए, चौड़ीकरण के लिए या आपने फुटपाथ बनाने के लिए अगर पेड़ काटे हैं तो आपने कितने पेड़ लगाए, सरकार दिखाए। स्मार्ट सिटी योजना अगर आप लाए तो उसमें पेड़ लगाने की योजना भी तो होगी। होने लगा है बरसातों में। पीछे माल देवता पे आप देखिए, बरसात में पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया। क्यों बनाए जा रहे प्लॉट्स, क्यों जंगल काट रहे हैं? तो अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही दुख की बात है। हमारे जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, हमारे जो जन प्रतिनिधि जिन्हें हमने वोट देके चुना है, हम उनसे ये विनती करेंगे कि वो आए, हमारी बात सुने। हमको ये नहीं चाहिए। आप ये हमारे लिए कर रहे हैं। ये जो सारा डेवलपमेंट है जनता के लिए किया जा रहा है, तो जनता रिजेक्ट कर रही है। जनता कह रही है कि प्लीज़ पेड़ मत काटिए। सुंदर सा मंदिर है, सुंदर सी ये जो पर्यावरण की यहाँ पर इतना धरोहर है हमारी, उसको नष्ट मत करिए। टिहरी जनपद के देवप्रयाग विधानसभा की कीर्ति नगर ब्लॉक के डांग
धारी मोटर मार्ग पर खोले से धार पयाकोटी मोटर मार्ग संबंधित ठेकेदार द्वारा घटिया गुणवत्ता से कार्य किए जाने का आरोप स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा लगाया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त निरीक्षण की जिला प्रशासन से मांग की। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के साथ संयुक्त टीम द्वारा सड़क मार्ग का निरीक्षण किया गया। ऐसा है, ये रोड का वर्क जो है खोला से धारपैया कोटी है और इसमें पेवर द्वारा रोड बनाई जा रही है। इसमें अगर कहीं गुणवत्ता के आधार पर कोई कमी पाई जाती है तो इसके लिए मैं पूरी तरह से उत्तरदायी हूँ और मैं उसको ठीक करके दूंगा। कितने किलोमीटर रोड है और इसमें से लगभग 4.5 किलोमीटर का बिटुमिनियस वर्क हो चुका है। तो मैं बाकी आगे जो है ध्यान रखते हुए सफाई का और जो सुझाव ग्रामीण वासियों ने दिए हैं उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है ये धारी ढूंढसे मार्ग है, इसमें पीसी वर्क का कार्य गतिमान है। इसमें जनप्रतिनिधियों की और जनता की शिकायत थी कि जगह जगह पीसी वर्क का कार्य खराब हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे एक संयुक्त निरीक्षण किया गया है जिसमें प्रशासन की टीम थी और लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई को संयुक्त निरीक्षण के आदेश थे। तो इसमें दरअसल ये देखा गया है कि लगभग अधिकांश जगह पे जो नाली नहीं बनाई गई, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है और पीसी वर्क लगभग अधिकांशतः ठीक ही है। पीसी वर्क का कार्य अच्छा है। पर जो पेंटिंग की जा रही है उससे पहले मिट्टी नहीं हटाई जा रही है, घास है जमी हुई तो घास के ही ऊपर पेंटिंग की जा रही है। उसके बाद ये पैर से ही पेंटिंग उखड़ रही है। हमारा जो पेंटिंग का सामान आ रहा है मलेथा में बन रहा है, अब यहाँ उसकी जो है टेम्परेचर पूरा है या नहीं है ये तो टेक्निकल लोग जानते हैं, लेकिन हम धरातल में देख रहे हैं कि जो पेंटिंग की जा रही है वो पूरी उखड़ रही है और इसमें गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा गया। रोड पहले ढंग से साफ नहीं की जा रही, घास है तो घास के ऊपर डाल दी जा रही और उसके बाद नाप कहीं पे ओवर है लेकिन कहीं पर नाप पूरा 2.70 भी है, कहीं पे 3 मीटर भी है। यहाँ पर विगत कुछ समय से पेंटिंग का काम चल रहा है और स्थानीय जनता को लगा कि इसमें नियमों को ताक पर रखकर ये पेंटिंग की जा रही है, लेकिन जब लोगों ने यहाँ पर शिकायत की, अधिशासी अभियंता कीर्तिनगर यहाँ पर आए, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क पर अनियमितता पाई जा रही है और इससे लोगों का बड़ा आक्रोश है कि वास्तव में एक्शन के संज्ञान लेने के बावजूद भी सड़क पर नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। ठेकेदार का रवैया बिल्कुल नकारात्मक है और जिस तरीके से आपने देखा जब पब्लिक प्रशासन के सामने अपनी बातों को रख रही थी, हम ये चाहते हैं कि रोड में बहुत अच्छा काम होना चाहिए, है ना। सही तो रहे पर थोड़ा बहुत कमियां भी बहुत है। हम ये चाहते हैं कि सही होना चाहिए और गांव वालों को झेलना पड़ेगा और किसको झेलना पड़ेगा, हम ही लोगों को झेलना पड़ेगा ना। खुशी तो बहुत थी कि जब रोड आई तो हम बहुत खुश हुए कि यहाँ रोड आ गई, पर क्या करें रोड आने का कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पेंडिंग होती है फिर 2-4 महीने बाद उखड़ जाती है। होता है पैसों का तो दुरुपयोग होता है। चाहती हूँ कि काम रोड पे अच्छा होना चाहिए। विकास नगर अंतर्गत डाक पत्थर में करीब 2 माह पूर्व पेड़ से लटके मिले युवक के शव का मामला नया रूप लेता जा रहा है, जिसको लेकर आज परिजनों ने कोतवाली का घेराव पर युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए मृतक की पत्नी पर शक जताया। दरअसल करीब 2 माह पूर्व मजदूरी का काम करने वाले अनिल रतूड़ी नामक युवक का शव डाक पत्थर क्षेत्र में पेड़ से लटकता हुआ मिला था, जिससे आत्महत्या का मामला बताया जा रहा था। बताया जा रहा है कि अनिल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ डाक पत्थर की टॉन्स कॉलोनी में रहकर मजदूरी आदि का कार्य करता था, जो मरने से पूर्व बड़कोट की सिल्कीयार सुरंग से काम कर लौटा था, जबकि उसके अन्य परिजन चक्राता के टिवड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिन्हें अचानक उन्हें बेटे के मरने की खबर मिली, जिसके चलते उन्होंने इस मामले को संदिग्ध मानते हुए स्थानीय पुलिस में शिकायत दी, मगर उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, जिसके चलते उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराया गया, जिसके चलते वह लोग फिर से आज कोतवाली विकास नगर पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, जिसको लेकर कोतवाल विकास नगर राजेश शाह का कहना है कि परिजनों की ओर से तहरीर दर्ज कराई गई है, जिसकी जाँच कराई जाएगी। मेरा लड़का कंपनी में काम करता था बड़कोट सिल्कियारा में। 2 महीने बाद विकास नगर आया डाक पत्थर। वहाँ आने से जो है ना हमको तुरंत फोन आया कि नाना नाना मार दिया। तो वापस फोन कर रहा, मैं काय ने मार दिया। उन्होंने फोन करना बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद मैंने भाई को बुलाया कि भाई ज्यादा लड़ तो नहीं रखे ये लोग। भाई ने कहा कि ये तो मर चुका है। कहाँ रहता भाई आप? वहीं डाक पत्थर में रहता है। तो आपने रिपोर्ट किसी लिखवाई? रिपोर्ट तो शक पे बहू के लिखवाई, जब बहू ने फोन ही बंद करना कर दिया।
शक है आपको? शक बहू पे ही है। क्या कह रहे हैं? बहू खुद बताएगी कि भाई क्या क्या था इसमें। पुलिस क्या? ये जौनसार बहौर का एक लड़का था, रजाणु के बोहरा एक गांव पड़ता है वहाँ का, बेउंद्रा का लड़का था। और वो जो है 30 तारीख को उसकी जो है शव जो है वो डाक पत्थर में मिला। उसके परिजनों को रात को 11 बजे सूचना दी गई। ILO बिल्डिंग के पास वो शव मिला। तो जब उसके परिजन वहां पहुंचे तो उनको बताया गया कि जो है पेड़ से लटका हुआ मिला। और उसके बाद जब परिजनों ने वहां पुलिस से बात करनी चाहिए, रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, तो वहां के डाक पत्थर चौकी इंचार्ज ने इनके साथ जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था और रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया। तो उस समय घटना से ये बेचारे बहुत दुखी थे, तो ये गांव चले गए। उसके बाद जब ये आए तो इन्होंने हम लोगों को कहा, तो हमने यहाँ कोतवाल साहब के पास आए। और वो जो लड़का था वो सिलकियारा में काम करता था, टनल में। करीब 2 माह पूर्व डाक पत्थर में एक अनिल नाम के युवक का शव वहाँ पेड़ से लटकता हुआ पाया गया था, जिसको पुलिस द्वारा उतार करके पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया था। मृतक के घर वालों का कहना है कि उनको कुछ बिंदुओं पर शक है, कुछ उसके परिजनों पर शक है, और उस संबंध में उनके द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है। इसकी विस्तृत जांच की जाएगी और यदि कोई लोग दोषी पाए जाएंगे इस घटना के पीछे, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। भीमताल झील के लगातार गिरते जल स्तर से झील में डेल्टा बनने लगे हैं। झील में गाद और मलबा सड़ने से झील के किनारे दुर्गंध आने लगी है। कुछ समय पूर्व तक झील किनारे हवा का आनंद लेने वाले पर्यटक दुर्गंध के कारण बचकर निकल रहे हैं। वर्तमान में भीमताल झील का हाल वर्ष 2008 के जैसा हो गया है। करीब 16 वर्ष पूर्व झील का जल स्तर कम हो गया था, जिसके बाद झील में जलमग्न केचुला देवी का मंदिर दिखाई दिया था। केचुला देवी का मंदिर झील में जलमग्न है। इसके दर्शन कई समय बाद होते हैं। श्रद्धालुओं को मंदिर की जानकारी देने के लिए उक्त स्थान पर एक बड़ा झंडा लगाया गया है। झील के सूखने की रफ्तार यही रही तो 1 माह से भी कम समय में फिर से केचुला देवी के मंदिर के दर्शन होने के आसार हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि भीमताल झील की गहराई लगातार गाद के एकत्र होने से घट रही है। वर्तमान में काफी कम लागत में गाद को साफ किया जा सकता है। यदि मलबा सिंचाई विभाग निकाल दे तो जनता को काफी राहत मिलने के साथ ही जलीय जीवों के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को कम किया जा सकेगा। जल स्तर कम होना बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि 15-20 दिन के बाद पर्यटक सीजन आना है और इसका प्रभाव पर्यटकों पर भी पड़ेगा। और जो इस पर्यटन से जुड़े व्यवसायी हैं उनको भी इससे काफ़ी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि पिछले वर्ष तक मेरे जो मानना है कि यहाँ का जो लेक का पानी है उसको सिंचाई विभाग के द्वारा छोड़ा नहीं जाता था सिंचाई के लिए, हल्द्वानी के लिए, लेकिन इस बार जल्दी इनके द्वारा छोड़ दिया गया, जिससे ताल सूखने लगी। आने वाले समय में हमें चाहे वो पर्यटन से लेके या पर्यटन से जो हमारे भीमताल के व्यवसायी जुड़े हैं उनको नुकसान होने की संभावना है। वो है कि बारिश का न होना भी इसके लिए जिम्मेदार है, और साथ ही साथ बारिश का ना होना, साथ में जो हमारे जल स्रोत हैं लेक के आसपास उनका सूखना भी इसका मुख्य। जैसे पिछले 4-5 महीनों से जो बरसात बारिश हमारी होनी थी वो बारिश नहीं हो पाई है, और भीमताल जो झील है या कहीं भी भीमताल क्षेत्र में जहाँ भी झीलें हैं सबका जलस्तर गिर रहा है, और इससे काफ़ी परेशानियाँ पैदा हो रही हैं। जैसे कारोबारियों को भी, नाव चालक हैं, कयाक वाले हैं, जो भी तालाब से जुड़ी गतिविधियाँ हैं उनमें काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। और भीमताल की स्थिति तो ये है कि यहाँ पर काफ़ी सिल्ट जमा हो चुकी है, जिससे इसका स्तर और जैसे पानी भर नहीं पा रहा है, जिसमें बरसात होती है तो सिल्ट नीचे से दबी हुई है और सिल्ट निकल नहीं पा रही है, तो जिस कारण उस पर लगातार वो तालाब भर चुकी है मिट्टी से, तो उसका सिल्ट को निकालना भी बहुत ज़रूरी है। और पानी का जो जल स्तर है वो लगातार गिर रहा है। बड़ा चिंतनीय विषय है कि आगे कैसे इसको बचाया जाएगा, और इससे हमारे मतलब हम पूरे क्षेत्रवासियों को नुकसान होगा। वर्तमान में अक्टूबर माह से बारिश न होने के कारण इस बार झील में पानी में उसकी जो लेवल है उसमें काफ़ी गिरावट हुई है, जिससे कि उसके तल्ली भीमताल में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक टापू सा दिखने लग गया है।
तो बेसिकली दिनांक 26 तारीख को आदरणीय डीएम महोदय का भी उसमें इंस्पेक्शन हुआ था और उन्होंने निर्देश दिए थे कि इन सिल्टिंग को, इसमें सिल्टिंग निकालने के लिए आप प्राक्कलन प्रेषित करें ताकि इस पर इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कार्य किया जा सके। वही मामले में सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता का कहना है कि शीतकाल के दौरान कम बरसात होने से झील पूरी तरह भर नहीं पाई। विभाग द्वारा लगातार झील की मॉनिटरिंग की जा रही है और तराई क्षेत्रों के काश्तकारों की मांग के अनुसार सिंचाई के लिए डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। विभाग जल्द ही झील में जमा सिल्ट को निकालने के लिए शासन प्राक्कलन प्रेषित करेगी ताकि जल्द से जल्द सिल्ट निकालने का काम शुरू किया जा सके। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के जंगलों को सुलगने का सिलसिला लगातार जारी है। राहत की बात यह है कि प्रदेश का मौसम बदलने की वजह से वनाग्नि की घटनाओं में रोकथाम देखने को मिले हैं। वनाग्नि से अब तक 1386 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गया है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो कई दिनों से वनाग्नि से जूझ रहे वन विभाग के लिए शुक्रवार का दिन राहत भर रहा। दरअसल मौसम के करवट बदलने के कारण बीते 24 घंटे में जंगलों में आग लगने की कोई घटना सामने नहीं आई। वहीं असम दौरे से वापस लौटे उत्तराखंड के वन अग्नि मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों की वन अग्नि को लेकर समीक्षा बैठक की। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश के जंगलों में लगी आग का सिलसिला जारी है। हालांकि राहत की बात ये है कि मौसम में आए बदलाव से वनाग्नि की घटनाओं में काफी कमी देखने को मिली है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो कई दिनों से वनाग्नि से जूझ रहे वन विभाग के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। दरअसल मौसम के करवट बदलने के कारण बीते 24 घंटों में जंगलों में आग लगने की कोई घटना सामने नहीं आई। वहीं उत्तराखंड लौटते ही राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों की वनाग्नि को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रदेश के जंगलों को आग से बचाने के लिए 5 साल का एक्शन प्लान बनाने का फैसला लिया गया, जिसका प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा। वहीं जिन फॉरेस्ट रेंजरों पर कई प्रभार हैं, उन्हें हटाकर नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दिए जाने का भी फैसला लिया गया। समय कल कोई भी घटना नहीं हुई और आज भी अभी तक कोई घटना की समाचार नहीं है। और हम लोगों ने भी कल बैठक में निर्णय लिया कि इस पर एक दूरगामी नीति बनाने के लिए, जिस पर हम आगे बढ़ भी रहे थे पिछले 2-3 साल से, तो 5 वर्षीय कार्य योजना को बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें 5 साल में किस तरह जन सहभागिता के साथ और जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जो हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में कई रिफॉर्म्स किए हैं वन विभाग में, तमाम ऐसी, चाहे वो पेड़ काटने के नियम में परिवर्तन करने का प्रश्न हुआ हो, जहाँ 27 प्रजातियाँ को ही छूट थी और सैकड़ों प्रजातियों को अनुमति का प्राविधान था, वहाँ पर मात्र 15 प्रजातियों को अप्रतिबंधित रखने के अलावा बाकी प्रजातियों को छोड़ने का काम किया। वन पंचायतों में जैसे आम आदमी की आजीविका से कोई संबंध नहीं था, उस पर वन पंचायत की भूमि पर खेती अलाउ कर दी है ताकि जड़ी बूटी और फलदार वृक्षों की खेती करके आम आदमी की आय पर सीधे सीधे वन पंचायत का उसकी आजीविका से जुड़े। इसके साथ साथ इको टूरिज्म में नए डेस्टिनेशंस को बना करके 2 लाख लोगों को इको टूरिज्म के माध्यम से रोजगार दें। तो फिर तो बॉर्डर में जो है फौज की जरूरत ही नहीं है, वीसी से काम चल जाना चाहिए। ये वनाग्नि जो है ये फील्ड वर्क है और इसमें जो सबसे बड़ी कमी आई है बीजेपी के शासन में, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक 2 काम होते थे,
एक तो आग का जो सीजन होता था, जब पिरूल गिरता था चीड़ का, तो उस समय फायर वॉचर्स लगाए जाते थे। 2 या 3 महीने की एक फौरी नौकरी दी जाती थी, गाँव वालों को कुछ मानदेय दिया जाता था, वो उस आग को बचाते थे। दूसरा, पेयजल की समस्या होती थी, खच्चर लगाने की व्यवस्था, जिन गाँव में पानी नहीं होता था या पाइप सप्लाई नहीं थी, बारिश की कमी की वजह से पानी सूख जाता था, तो खच्चर लगाए। ये दोनों व्यवस्थाएं इस सरकार ने बंद कर दी है। घर घर नल और घर घर जल वालों को पता चलेगा, त्राहिमाम कर रहा है पूरा पहाड़, पानी नहीं है गाँव में, शादियाँ हो रही तो लोग रो रहे हैं पानी के लिए। तो ये बहुत बड़ी स्थिति है। और मैंने एक सुझाव सरकार को दिया था, मैंने कहा था जो कंजर्वेशन एक्ट है फॉरेस्ट का, जो 80 के आसपास बना था दशक में, उसको बदलने की आवश्यकता है। इनकी डबल इंजन की सरकार को केंद्र में इस पर विचार करना चाहिए। पहले से लोगों के अधिकार, लोगों का जनजीवन जो है जंगलों से मिला हुआ था। उनके रोज की लकड़ी आनी है, घास आनी है, कुछ उनको चुगान की लकड़ी मिल जाती थी, कुछ उनको हक हकूक मिलते थे जिससे अपने घर ठीक करते थे। वो सारा सिस्टम क्रैश कर गया है। वहीं एक तरफ जहां धामी सरकार वनाग्नि को रोकने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के ही विधायक महंत दिलीप रावत ने वनाग्नि के मुद्दे पर अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। महंत दिलीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर कहा कि वनाग्नि मामले में विभाग के बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है। सिर्फ छोटे कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि विभाग में छोटे कर्मचारियों की लंबे समय से कमी बनी हुई है, उनके पास संसाधनों का भी अभाव है। फायर वॉचर को कई बार समय पर वेतन नहीं मिलता, तो कई के पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आग बुझाने के लिए रखे जाने वाले फायर वॉचर पर्याप्त नहीं है और उनकी सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं अब इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। नहीं, निश्चित तौर पर सरकार बहुत गंभीर है और जिसका मुखिया ही, प्रदेश सरकार का मुखिया ही मैदान में उतर गया हो और एक संदेश देने का काम किया कि चाहे वो कोई भी संस्था हो, सामाजिक संस्थाएं हो, सरकार हो, सबको इस समय पर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। अब वो उनका पत्र है, उसका संज्ञान लेंगे माननीय मुख्यमंत्री। निश्चित तौर पर हर अधिकारी कर्मचारी को हमको सुविधा देनी चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि पहली बार नहीं है। 2016 में सबसे अधिक वनाग्नि का आंकड़ा है और तब के मुख्यमंत्री कौन थे। तो जो प्रश्न खड़े और भी कर रहे हैं, उनको ये भी झांकना चाहिए कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक भाग है, भूभाग में 65% फॉरेस्ट है। उत्तराखंड के जंगलों में जो भीषण आग लगी, उस पर हमने अपनी चिंताएं काफ़ी समय से जो है सरकार के सम्मुख रखी। हम लगातार सरकार को चेताते रहे, सरकार को जगाते रहे, लेकिन सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोती रही। और मुख्यमंत्री भी तब जागे जब जो है 1500 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल जल करके खाक हो गए, वन्य जीवन को गंभीर जो है नुकसान हुआ और पर्यावरण को जो है गंभीर जो है नुकसान हुआ। उसके बाद केवल बयानबाजियां हुई और इंद्रदेव की कृपा से अब थोड़ा बहुत अग्नि पर जो है नियंत्रण हुआ है, लेकिन सरकार के इंजाम जो है हाँपते हुए नजर आए। सरकार जो है कहीं भी गंभीर नजर नहीं आई। वन मंत्री लगातार जो है प्रदेश में नहीं रहे। ये बहुत गंभीर विषय है और यही बात भाजपा के विधायक ने पत्र लिख करके कही है। वही सवाल खड़े किए हैं जो विपक्ष लंबे समय से खड़े कर रहा था। तो विपक्ष के आरोपों की पुष्टि भाजपा विधायक के पत्र से भी होती है। कुल मिलाकर प्रदेश के मौसम में आए बदलाव ने जरूर धामी सरकार को बड़ी राहत दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार के पास वनाग्नि को रोकने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है? क्या सरकार छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बड़े अधिकारियों को बचा रही है? सवाल ये भी है कि क्या फायर वॉचर को सरकार समय पर वेतन नहीं देती? क्या वन विभाग में कर्मचारियों का टोटा है? ऐसे अनगिनत सवाल अपने जवाब की तलाश में है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।